हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज एक अपन नया टॉपिक लेकर आए हैं और इसका नाम होगा पारिस्थितिकी पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के पिरामिड क्या होते हैं ये तो याद है ना बेटे। कहां पाए जाते हैं पिरामिड बताइएगा। तो मिस्र के पिरामिड सबसे फेमस होते हैं। और पिरामिड कैसे बनता है बेटे? इस तरह से ये त्रिकोणाकार शेप में जो आकृति बनती है उस आकृति को अपन पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड पढ़ने से पहले, लेक्चर 4 पढ़ने से पहले बेटे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं मैं कि लेक्चर 3 क्या था हमारा। तो प्रीवियस लेक्चर था एनर्जी फ्लो। तो ये तो बेटे आपने याद किया होगा कि जो एनर्जी का प्रवाह होता है वह उत्पादकों से होते हुए उपभोक्ता की तरफ जाता है। और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह कहता है कि जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है या स्थानांतरित होती है तो बेटे ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहां भी आपको याद रखना है कि ऊर्जा जब उत्पादकों से होते हुए विभिन्न उपभोक्ताओं पर जाती है तो बेटे 10% ऊर्जा जो है वही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी 90% ऊर्जा का लॉस होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि यह उत्पादकों से होते हुए उपभोक्ता की तरफ जाती है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और वह स्रोत होता है बेटे सूर्य यानी सन। अब देखो बच्चों कि ये सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा है वह कहां से इकोसिस्टम में प्रवेश करेगी, इसका प्रवेश द्वार क्या होगा? तो बेटे आपने याद किया होगा उत्पादक यानी हरे पौधे। तो उत्पादक या प्रोड्यूसर एक ऐसा पार्ट है जहां से एनर्जी इकोसिस्टम में आती है और ये इकोसिस्टम में आने के बाद फिर बेटे जो है उत्पादकों से होती हुई प्राथमिक उपभोक्ता पर चलेगी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय और द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता तक ये जाएगी। लेकिन लिंडेमान का 10% रूल क्या कहता है कि जब ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने फूड चेन में बेटे कम ट्रॉफिक लेवल होंगे उसमें ऊर्जा ज्यादा रहेगी और जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे उसमें ऊर्जा कम रहेगी। तो निम्न ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है और उच्च ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा की मात्रा कम होती है। तो बेटे ये हमारा टॉपिक था यानी एनर्जी फ्लो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है यह टॉपिक रहेगा हमारा इकोलॉजिकली पिरामिड। बेटे पिरामिड क्या है कि एक त्रिकोणाकार रचना बनती है जिसके बेस पर तो संख्या या भार या ऊर्जा ज्यादा होती है और उसका जो शीर्ष बनता है, अपेक्स बनता है, वहां पर कम होता है। तो इसका बेस हमेशा ज्यादा वाला भाग रहेगा और जो अपेक्स वाला पार्ट रहेगा बेटे वह कम वाला भाग रहेगा। अब ये बनते कैसे हैं? तो किसी भी इकोसिस्टम में बेटे विभिन्न पोषक स्तर जो होते हैं, ट्रॉफिक लेवल होते हैं जिसमें उत्पादक भी हो सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो ये T1, T2, T3, T4 ये क्या कहलाते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। किसी इकोसिस्टम के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल है उनमें पाए जाने वाले जीवों की संख्या, जीवों का भार और ऊर्जा, इनका आलेख जो प्राप्त होता है वही आलेख त्रिकोणाकार रूप में प्राप्त होता है। तो उससे आप कहोगे पिरामिड। क्या बोला बच्चों? अगेन रिपीट। यानी इकोसिस्टम में विभिन्न पोषक स्तरों पर पाए जाने वाली जीवों की संख्या, जीवों का भार और ऊर्जा का जो आलेख है यह आलेख कहलाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। चार्ल्स एल्टन ने बेटे सबसे पहले इस पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बताया और ये 3 प्रकार के अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो 3 प्रकार के आलेखी पिरामिड कौन कौन से होंगे? सबसे पहले संख्या का होगा, तो ये संख्या को प्रदर्शित करने वाला होगा। दूसरा बेटे यहां पर जो है जैव भार का होगा, तो ये सजीवों के वजन या भार को प्रदर्शित करने वाला होगा। और लास्ट में होगा बेटे ऊर्जा का पिरामिड। अब मैं आपको यहां बता दूं बेटे कि यहां पर ये जो चाहे संख्या का हो या जैव भार का हो, ये पिरामिड किसी जगह पर किसी इकोसिस्टम में तो सीधे बनते हैं और किसी इकोसिस्टम में बेटे ये उल्टे बनते हैं। तो आइए अपन यही देखते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कौन से इकोसिस्टम का पिरामिड सीधा होता है और कौन से इकोसिस्टम का पिरामिड उल्टा बनता है, इनवर्स बनता है, इन्वर्टेड बनता है। यही फोकस करना है बेटे आपको कि संख्या का पिरामिड
पिरामिड सीधा कहां कहां बनेगा, उल्टा कहां बनेगा। जीवभार का पिरामिड सीधा कहां बनेगा, उल्टा कहां बनेगा। और जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है बेटे, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। सीधा ऐसे बनता है कि जब भी ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफी लेवल पर जाएगी तो बेटे ऊर्जा का हमेशा ह्रास होना है। तो ये यहां पर अपन को ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों अपन शुरुआत करते हैं इकोलॉजिकली पिरामिड। तो यहां बेटे मैं पहले इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं कि इकोलॉजिकली पिरामिड, इसका पहला पॉइंट तो आप याद रखना, यानी चार्ल्स एल्टन। तो ध्यान रखना बेटे, यानी पिरामिड के बारे में बताया, पिरामिड के बारे में बताया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी बेटे चार्ल्स एल्टन। तो चार्ल्स एल्टन ने क्या किया बेटे, पिरामिड के बारे में बताया। यहां तक क्लियर। अब आप परिभाषा कैसे दोगे पिरामिड की, तो इसकी डेफिनेशन में यहां पर दे देता हूं बेटे, डेफिनेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी इको सिस्टम में विभिन्न पोषक स्तरों पर, विभिन्न पोषक स्तरों पर, विभिन्न पोषक स्तरों पर उपस्थित, विभिन्न पोषक स्तरों पर उपस्थित जैव की संख्या, जैव की संख्या कोमा भार कोमा ऊर्जा का जो आलेख है, ऊर्जा का आलेख, ये कहलाता है पिरामिड कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि बेटे किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न पोषक स्तरों पर जैव की संख्या, उसका भार, उसकी ऊर्जा में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, तो यह परिवर्तन बेटे एक आलेख के रूप में प्राप्त होता है। तो उस आलेख को आप क्या कहेंगे, पिरामिड कहेंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं बेटे कि पिरामिड जो है वह किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न पोषक स्तर T1, T2, T3, T4, तो इससे ज्यादा पोषक स्तर नहीं होते बेटे। तो विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या, जीवों का भार और ऊर्जा का जो बेटे परिवर्तन है, ये एक त्रिकोणाकार आलेख के रूप में प्राप्त होता है। तो इस त्रिकोणाकार आलेख को आप पिरामिड कहते हैं। अब यहां बेटे याद रखना है कि जैसे मैंने यहां लिखा पिरामिड, ये पिरामिड, तो पिरामिड बेटे या तो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, या पिरामिड इस तरह से याद रखना बेटे कि या पिरामिड जो है उल्टा बनेगा, या पिरामिड सीधा बनेगा, या फिर पिरामिड कैसा बनेगा बेटे, इस तरह से उल्टा बनेगा। अब सीधा बनो या उल्टा बनो, इसका जो बेस बनेगा ना बेटे, तो बेस पर हमेशा मैक्स याद रखना, या हमेशा ज्यादा, और यहां पर याद रखना मिनिमम। यहां पर बेस है बेटे, तो यहां पर वही कोई भी जीव संख्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहां पर जीवों की संख्या होगी मिनिमम। तो याद रखिएगा बेटे कि अगर पिरामिड का जो आधार है, आधार पर चाहे वह जीव की संख्या हो या भार हो या ऊर्जा हो, यह हमेशा ज्यादा होगी, जबकि इसका जो अपेक्स बनेगा, तो अपेक्स पर ऊर्जा हो या भार हो या संख्या हो, कम होगी। बस इतना याद कर लेना। जैसे यहां पर ये उल्टा है, तो उल्टे पिरामिड में बेटे ये तो आधार है, याद रखना, ये आधार है, और ये क्या है इसका, ये शीर्ष है, ये अपेक्स है। तो हमेशा याद रखना, आधार चौड़ा है तो वहां हमेशा संख्या, भार या ऊर्जा ज्यादा रहेगी, और जो अपेक्स होगा वहां पर भार हो या ऊर्जा हो या कम रहेगी। तो ये लॉजिक पकड़ लेना अगर आपको पिरामिड याद करना हो तो बेटे, चाहे सीधा हो या उल्टा हो, आधार पर हमेशा जैव की संख्या, जैव का भार और ऊर्जा ज्यादा रहेगी, और जो उसका शीर्ष बनेगा तो शीर्ष पर बेटे संख्या, भार और ऊर्जा कम रहेगी। यानी शीर्ष पे आते आते कोना आ गया बेटे, तो वहां कम, और आधार पर हमेशा ज्यादा। अब बेटे ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी पिरामिड के टाइप। तो तीसरे नंबर पर इनके प्रकार की बात करें अपन, तो प्रकार में मैं पहला ले रहा हूं बेटे संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड। अब संख्या पिरामिड में याद रखना बेटे, ये भी 2 तरह का बनेगा, एक तो ये सीधा बनेगा, ये सीधा बनेगा,
और एक बनेगा बेटे ये उल्टा। तो यहां आप देखो कि जो सीधा पिरामिड बनेगा, जो सीधा पिरामिड बनेगा वो कैसे बनेगा, कहां कहां बनेगा, तो संख्या का पिरामिड ये दो हैं, एक तो बेटे सीधा और एक याद रखना उल्टा। इसी तरह से बेटे इनके एग्जाम्पल याद रखना। तो कहां कहां का पिरामिड सीधा बनेगा, तो याद रखना बेटे घास, उसके अलावा वन, उसके अलावा बेटे तालाब, या तालाब की जगह जलीय लिख दो बेटे, आप तो तालाब की जगह जलीय लिख सकते हो, जिसमें सारे के सारा इकोसिस्टम आ जाएगा, घास, वन और जलीय, जलीय इकोसिस्टम। तो ये याद रखना बेटे, यानी कहां कहां का संख्या पिरामिड सीधा बनेगा, तो घास स्थल का, वन स्थल का और जलीय स्थल का जो इकोसिस्टम होगा, यहां का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन बेटे वृक्ष का, यानी वृक्ष का जो पिरामिड है यह हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो बेटे सीधा याद कर लेना, यानी संख्या का जो पिरामिड है सीधा कहां कहां बनने वाला है, घास स्थल का पिरामिड, वन स्थल का। अभी मैं एग्जांपल सही समझाऊंगा बेटे आपको, बेटा अभी तो आप समझ लो। उसके अलावा जल और इकोसिस्टम। अब आप ऐसे समझे बेटे, जैसे घास है या वन है, तो बेटे जो बेस पर है वह घासों की संख्या तो ज्यादा रहेगी, फिर उसमें रहने वाले, जैसे रेबिट घास को खाएगा तो उसकी संख्या और कम हो जाएगी, फिर भेड़िया रेबिट को खाएगा तो उसकी संख्या और कम हो जाएगी, और शेर जो भेड़िया खाएगा तो उसकी संख्या और कम हो जाएगी। तो इस तरह से बेटे ये घास स्थल का भी पिरामिड सीधा बनेगा, है ना। वन स्थल का देख लो आप, तो वन स्थल के में भी देखो बेटे कि यहां पर जो वन होंगे, वन, तो वन में बेटे क्या होगा कि सबसे पहले नीचे जो छोटी झाड़ियां होगी उनकी संख्या ज्यादा होगी, उसके बाद में बड़ी झाड़ियों की संख्या थोड़ी और कम हो जाएगी, और फिर बड़े बड़े वृक्षों की संख्या और कम हो जाएगी। आप जलीय इकोसिस्टम की बात करेंगे तो बेटे फाइटोप्लैंक्टन संख्या में ज्यादा होंगे, जूप्लैंक्टन और कम होंगे, छोटी मछलियां और कम होगी, बड़ी मछलियां और कम होगी। लेकिन बेटे संख्या का पिरामिड वृक्ष में उल्टा हो जाएगा, कि जैसे मान लेते हैं वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर पक्षी होंगे और पक्षी के ऊपर बेटे जो है परजीवी होंगे, तो परजीवी की संख्या ज्यादा रहेगी, पक्षी की संख्या उससे कम रहेगी, और पेड़ की संख्या केवल एक रहेगी। तो वृक्ष का पिरामिड जो संख्या वाला है ये उल्टा बनेगा। अब यहां देखो बेटे दूसरा पिरामिड होता है जेओभार पिरामिड, जेओभार पिरामिड, जेओभार पिरामिड। अब यहां भी याद रखना बेटे कहां पर ये सीधा बनेगा और कहां पर ये उल्टा बनेगा। तो बेटे सीधा बनेगा घास, कोमा वन, कोमा वृक्ष। तो याद रखना बेटे घास, वन और वृक्ष का जो इकोसिस्टम का पिरामिड है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन जो जलीय इकोसिस्टम का पिरामिड है, जलीय इकोसिस्टम, तो जलीय इकोसिस्टम का पिरामिड जेओभार वाला उल्टा बनेगा। तो बेटे ये कैसे भी याद कर लेना, मैंने आपको क्या बताया कि संख्या में केवल संख्या देखोगे आप, केवल संख्या देखोगे तो बेटे यहां पर तीन है, घास, वन और जल का पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होगा ये सीधा बनेगा, क्योंकि तीनों के अंदर देखो बेटे कि अगर घास का लेंगे तो घास का इकोसिस्टम क्या होता है कि ग्रासेज है, फिर रेबिट है, भेड़िया और शेर है। तो बेटे घासों की संख्या इनसे ज्यादा होगी पर्टिकुलर एरिया में। इसी तरह से बेटे जली, ये वन का इकोसिस्टम ले लो, तो पर्टिकुलर मान लो 1 किलोमीटर का एरिया अपने ले लिया, है ना। अब उस 1 किलोमीटर के एरिया में अगर आप देखेंगे तो बेटे पहले घास फूस ज्यादा होगी, फिर छोटी झाड़ियां उससे कम होगी, फिर बड़ी झाड़ियां और कम होगी, फिर वृक्ष और कम हो जाएंगे। तो ज्यादा वाला आधार पर आएगा, तो कम होते हुए ऊपर जा रहे हैं। पर जलीय इकोसिस्टम में भी आप ले लो, तो जलीय इकोसिस्टम में बेटे जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या ज्यादा होगी, फिर उससे कम आएगी बेटे जूप्लैंक्टन्स, फिर उससे कम छोटी मछलियां और सबसे कम बड़ी मछलियां। ये तो क्लियर। अब आ जाओ बेटे वृक्ष का पिरामिड। तो जैसे मान लेते हैं ये वृक्ष है, फिर पक्षी है, और फिर बेटे उसके ऊपर पाए जाने वाले परजीवी है। तो अब अगर आप देखेंगे तो परजीवियों की संख्या पक्षियों से ज्यादा होगी और पक्षियों की संख्या वृक्ष से ज्यादा होगी। तो ये पिरामिड कैसा बन जाएगा, वृक्ष का उल्टा बन जाएगा। आगे एग्जाम्पल से देखेंगे।
जेव भार का पिरामिड आप देखो बेटे, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें अपन, जैसे 1 किलोमीटर का एरिया ले लिया, तो 1 किलोमीटर के एरिया में घास या छोटी झाड़ियों की संख्या बेटे बड़े जो उससे ऊपर चलेंगे उससे हमेशा कम मतलब ज्यादा रहेगी। तो यहां पर घास का, वन का, वृक्ष का जो इकोसिस्टम है ये जीवभार वाला सीधा रहेगा, लेकिन जो जलीय इकोसिस्टम है ये जीवभार का उल्टा रहेगा। कैसे कि पर्टिकुलर एरिया में मान लो फाइटोप्लैंक्टन से, फिर उनको खाने वाले जूप्लैंक्टन से, उनको खाने वाली छोटी मछलियां हैं और उनको खाने वाली बड़ी मछलियां हैं। तो बेटे बड़ी मछलियों का भार बहुत ज्यादा होता है, फिर छोटी मछलियों का उससे कम रहेगा, फिर जूप्लैंक्टन का और कम रहेगा, फाइटोप्लैंक्टन का और कम रहेगा। तो ये पिरामिड कैसा हो गया? उल्टा हो गया। लेकिन बेटे तीसरा पिरामिड जो है ये है ऊर्जा पिरामिड। तीसरा पिरामिड ये है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, और ये हमेशा हमेशा कैसा रहेगा बेटे? सीधा। ये याद रखना। तो ये कई बार क्वेश्चन आ गया कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड 100% सीधा ही बनेगा, उल्टा कभी भी नहीं बनेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि बेटे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी जाती है तो बेटे वहां ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जो सबसे आधार पर बेटे ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें ऊर्जा हमेशा ज्यादा रहेगी, और जो उससे ऊपर ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। तो बच्चों ये मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि पिरामिड क्या होते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम के जो विभिन्न पोषक स्तर है उन पर पाए जाने वाली जीवों की संख्या, जीवों का भार और ऊर्जा का परिवर्तन एक आलेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे पिरामिड कहते हैं। बेटे ये जो पिरामिड होते हैं इनके बारे में सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने बताया। ये 3 प्रकार के होंगे, संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड और एक ऊर्जा का पिरामिड। बस आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि किस जगह का पिरामिड तो सीधा बनेगा, किस जगह का उल्टा। तो पहले संख्या के रूप में अगर आप लेंगे ये भी याद रखना, जैसे संख्या वाला पिरामिड है तो संख्या वाला पिरामिड पहले घास स्थल का, वन स्थल का और जलीय स्थल का जो संख्या वाला पिरामिड होगा ये सीधा रहेगा, लेकिन एक वृक्ष का जो संख्या पिरामिड होगा ये उल्टा होगा। जीवभार में आप आ जाइएगा बेटे, तो जीवभार के अंदर घास, वन और वृक्ष, जहां वृक्ष का पिरामिड पहले संख्या वाला उल्टा था ना बेटे, अब जीवभार वाला ये सीधा हो गया। तो घास, वन और वृक्ष का जीवभार वाला जो पिरामिड है वो तो सीधा रहेगा, लेकिन जीवभार वाला जो जलीय इकोसिस्टम है इसका जीवभार वाला पिरामिड उल्टा रहेगा। याद करो यही जीवभार वाला पिरामिड जो जलीय इकोसिस्टम का था बेटे, तो जलीय इकोसिस्टम का जो संख्या पिरामिड था वो तो सीधा था, लेकिन जलीय इकोसिस्टम का जो जीवभार वाला पिरामिड है ये उल्टा है। बस ये 2 जगह याद करना है, एक तो बेटे ये वृक्ष पे याद रखना है और एक याद रखना है आपको ये इकोसिस्टम जल पर। ये 2 इस पर याद रखना कि संख्या का लेंगे अगर वृक्ष का तो संख्या में तो वृक्ष का पिरामिड बेटे मतलब उल्टा बनेगा और जीवभार में सीधा बनेगा। अब बेटे अगर आप लेगो जलीय इकोसिस्टम का, तो जलीय इकोसिस्टम का संख्या वाला पिरामिड तो सीधा बनेगा, लेकिन जो जीवभार वाला पिरामिड उल्टा बनेगा। लेकिन बेटे यहां पर याद रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनना है? इसे सीधा ही बनना है। क्लियर? और यह भी मैं बता दूं बेटे कि जो पिरामिड बनेगा तो पिरामिड का आधार जो रहेगा ये आधार, तो आधार पर हमेशा बेटे अधिकतम संख्या रहेगी और जो शीर्ष बनेगा उस पर न्यूनतम रहेगा। ये याद कर लेना कि चाहे उल्टा हो या सीधा हो, आधार पर तीनों ज्यादा रहेंगे, संख्या भी ज्यादा, जीवभार भी ज्यादा, ऊर्जा भी ज्यादा, और जो अपेक्ष रहेगा बेटे उस पर चाहे संख्या हो या भार हो या ऊर्जा हो, यह हमेशा कम रहेगी। क्लियर? अब आइए बेटे अपन इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट, इसका पहला, पिरामिड का आधार चौड़ा होता है बेटे और शिकाग्र जो है वह सकरा होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि आधार पिरामिड जो है, एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूं, इस तरह से ये पिरामिड बनेगा। तो पिरामिड का ये तो है आधार, ये तो आधार है और ये बेटे है यहां पर यानी शीर्ष। तो आधार जो है यहां पर ये चौड़ा रहेगा पिरामिड का
और जो शीर्ष होता है बेटे वह सकरा रहेगा। तो अब यहां देखो, विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़े तो आपको ये पिरामिड के आकार का मिलेगा। तो आपको बेटे कोई इतनी जटिल परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा याद रखना कि किसी इकोसिस्टम के विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या, उसका भार और ऊर्जा का परिवर्तन एक आलेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पिरामिड कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो, नंबर सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इस संबंध को संख्या, जैव भार और ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी यहां पर जो संबंध आया ना बेटे, यानी आप देखो यहां पर कि विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच में खाद्य के रूप में, संख्या के रूप में, ऊर्जा के रूप में एक संबंध आता है जिसे पिरामिड कहते हैं। और ये जो संबंध आएगा यानी पोषण स्तरों पर संख्या के रूप में, ऊर्जा के रूप में, जैव भार के रूप में जो एक रिलेशन पाया जाता है, उस रिलेशन को आप पिरामिड कहते हैं, यानी इसको कहा जाएगा पिरामिड। तो क्लियर हुआ बेटे। प्रत्येक पिरामिड के आधार, याद रखना बेटे, आधार का प्रतिनिधि उत्पादक या पहला पोषण स्तर करता है, यह भी याद रखना। यानी अधिकतर अपन देखेंगे बेटे कि जो पिरामिड का बेस होगा, इस बेस पर अधिकतर उत्पादक या फिर जो है पहला ट्रॉफिक लेवल ही आएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद में बेटे देखो, जबकि शिखर का जो है वह तृतीय पोषक स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता इसका प्रदर्शित करेंगे। यानी यहां आप देखिएगा तो इस तरह से यहां देखते हैं बेटे, तो यहां पर सबसे पहले मैं लेता हूं घास, फिर घास के बाद में बेटे फिर यहां पर आ जाएगा रेबिट, रेबिट के बाद में आ जाएगा फिर बेटे भेड़िया, और भेड़िया के बाद में फिर आ जाएगा यहां पर शेर। तो बेटे घास यहां पर ये पहला ट्रॉफिक लेवल होगा, रेबिट यहां पर ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल होगा, भेड़िया यहां पर तीसरा ट्रॉफिक लेवल होगा, और शेर यहां पर चौथा ट्रॉफिक लेवल होगा। तो यहां आप देख सकते हैं बेटे कि जो पिरामिड का आधार है, अब ये पिरामिड का क्या है, आधार, और ये पिरामिड का यहां पर है बेटे शीर्ष। तो हमेशा आप देख लीजिएगा कि पिरामिड के आधार पर हमेशा बेटे उत्पादक आएंगे, ये याद रखना। यानी यहां पर पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा क्या होता, तो बेटे ये तो होता है प्रोड्यूसर, फिर ये T2 हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर, T3 होता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और T4 होता है ये टर्सरी कंज्यूमर। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो पिरामिड का आधार रहेगा, तो पिरामिड का जो आधार रहेगा उस आधार पर बेटे कौन सा ट्रॉफिक लेवल आ रहा है, T1। तो T1 क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, यहां तक क्लियर। और जो टॉप पर जाएगा बेटे, तो टॉप पर हमेशा उच्च उपभोक्ता जाएगा, जिसको टर्सरी कंज्यूमर भी कहा जाता है या तृतीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। तो ये तो इतना तो आपको याद करना रहेगा कि प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधि कौन करेगा, तो बेटे उत्पादक करेंगे, है ना, जिसमें घास, वनों के पेड़ या वृक्ष ये सब आएंगे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और बेटे पिरामिड का जो शीर्ष है, तो शीर्ष का प्रतिनिधि कौन करेगा, तो ये चतुर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी तृतीय उपभोक्ता करेंगे, जिसको आप टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखिएगा बेटे इसके बारे में। 3 पारिस्थितिकी पिरामिड जिनका आमतौर पर अध्ययन किया जाता है। तो यहां अपन पढ़ने वाले हैं बेटे पहले संख्या का पिरामिड, दूसरा पढ़ेंगे जैव मात्रा का पिरामिड, और तीसरा पढ़ेंगे ऊर्जा का पिरामिड। बेटे मैं आपको बता दूं, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि जो संख्या का पिरामिड होगा, यानी यहां मैं लिख देता हूं संख्या का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड एक तो बेटे सीधा भी होगा और एक क्या होगा, उल्टा होगा। इसी तरह से यहां अपन देखें, दूसरा है जैव मात्रा का पिरामिड, जैव मात्रा का पिरामिड, इसमें भी याद रखना एक तो सीधा होगा और एक बेटे यहां पर उल्टा होगा। और तीसरा पिरामिड जो आप पढ़ने वाले हो ये है ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। और ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहेगा,
ये सीधा ही रहेगा। तो बेटे ये ध्यान रखना है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जैव मतलब संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और एक ऊर्जा का पिरामिड। अगर बेटे पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम के जो ट्रॉफिक लेवल हैं वह संख्या को प्रदर्शित करेगा तो वह संख्या का पिरामिड कहलाएगा। अगर इकोसिस्टम में विभिन्न पोषक स्तरों पर जैव मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है तो वह जैव मात्रा या जैव भार पिरामिड कहलाएगा। और बेटे इकोसिस्टम में विभिन्न पोषक स्तरों पर अगर ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाएगा तो वह ऊर्जा का पिरामिड कहलाएगा। एक बार रिपीट कर लो बेटे कि सीधा पिरामिड संख्या वाला कहां कहां बनने वाला है, तो ये घास के अंदर बनने वाला है, ये बेटे वन के अंदर बनने वाला है, और ये जलीय इकोसिस्टम। ये याद कर लेना क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन बेटे यहीं से बनेगा। तो घास स्थल का, वन स्थल का, जल का और तालाब का, तो ये तो संख्या वाला पिरामिड बेटे सीधा बनेगा। और एक वृक्ष इकोसिस्टम जो होगा, वृक्ष इकोसिस्टम, तो वृक्ष का जो इकोसिस्टम है वह हमेशा उल्टा बनेगा। अभी अपन समझने वाले हैं बेटे, याद रखना। उसके बाद में आप देखो जैव भार या मात्रा का पिरामिड, तो ये सीधा कहां कहां बनेगा, घास स्थल का पिरामिड सीधा बनेगा, वन का सीधा बनेगा, ये ध्यान रखना, वृक्ष का सीधा बनेगा, और एक वन इकोसिस्टम। तो याद रखना बेटे घास स्थल का, वृक्ष का और वन का जो इकोसिस्टम का पिरामिड है ये कैसा बनेगा, जैव भार वाला सीधा बनेगा। लेकिन जो जलीय इकोसिस्टम है बेटे, ये याद रखना, जो जलीय इकोसिस्टम है, जलीय इकोसिस्टम, तो जलीय इकोसिस्टम का ये पिरामिड उल्टा बनेगा। तो ये जरूर याद कर लेना। जो आपको याद रखना है, एक तो बेटे वृक्ष पर याद रखना है और एक आप याद रखना है जल पर। तो ये दोनों पर याद रखना कि वृक्ष वाला पिरामिड अगर संख्या का है तो बेटे उल्टा बनेगा, और वृक्ष वाला पिरामिड अगर जैव भार का है तो सीधा बनेगा। जलीय इकोसिस्टम को ले लीजिएगा, अगर जलीय इकोसिस्टम में संख्या वाला पिरामिड है तो सीधा बनेगा, लेकिन जलीय इकोसिस्टम का जो भार वाला पिरामिड है ये उल्टा बनेगा। लेकिन बेटे अगर आप आएंगे तो ये जो ऊर्जा का पिरामिड है ये चाहे कैसे का भी इकोसिस्टम हो, चाहे घास इकोसिस्टम हो, वन इकोसिस्टम हो, या बेटे जलीय इकोसिस्टम हो, या वृक्ष का इकोसिस्टम हो, ये हमेशा कैसा बनेगा, ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होगा, यानी हमेशा सीधा होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो बेटे पिरामिड कितने प्रकार के पढ़ने वाले हो, 3 प्रकार के, जैव संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, और एक आ रहा है हमारे पास में ऊर्जा का पिरामिड। तो आइए बेटे अपन शुरुआत करते हैं। जैसे एक ही समय एक ही पारसीय तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिविशिष्ट हो सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक गौरैया जब बीज, फल व मटर खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता है, किंतु जब वह कीट और केंचुओं को खाती है तो वह क्या कहलाती है, द्वितीय उपभोक्ता भी है। बिल्कुल सही है बेटे कि एक ही समय पर एक ही इकोसिस्टम तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिविशिष्टता हो सकती है। यानी ये भी आप समझ सकते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर और एक ही समय में बेटे किसी भी जंतु के पास में 2 या 2 से ज्यादा पोषण नीतियां हो सकती है। जैसे कीटहारी पौधे होते हैं बेटे, तो कीटहारी पौधे एक समय में तो उत्पादक का काम भी करेंगे और बेटे कीटों को खाकर वह द्वितीय उपभोक्ता का काम भी करेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर यही बता रखा है कि जैसे एक चिड़िया है, अब चिड़िया बेटे अगर फल फ्रूट खाती है पेड़ पौधों से तो वह वहां पर प्राथमिक उपभोक्ता का काम करेगी, लेकिन वही चिड़िया बेटे कीट पतंगे केंचुए खाती है तो वह चिड़िया वहां पर द्वितीय उपभोक्ता का कार्य भी कर रही है। तो याद रखना बेटे एक समय में एक ही इकोसिस्टम में बेटे 2 या 2 से ज्यादा पोषण नीतियां पाई जा सकती है। यानी कोई जंतु बेटे किसी लेवल पर तो वह प्राइमरी कंज्यूमर का काम करेगा तो किसी लेवल पर वह सेकेंडरी कंज्यूमर का भी काम करेगा। तो ये यहां पर इस टॉपिक में आपको याद रखना है। आगे आप देखिएगा बेटे अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्या, ऊर्जा और जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं। आधार से ऊपर की ओर होते हैं यानी कैसे होते हैं बेटे, सीधे होते हैं, सीधे होते हैं। अर्थात
शाकाहारी की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या और जैव मात्रा अधिक होती है, और इसी तरह शाकाहारियों की संख्या और जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। क्लियर? इसी प्रकार निम्न पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है। यानी बेटे ये अधिकतर यहां देखा है, यहां पर आप देख लीजिएगा कि ये यहां पर है, तो यहां अपन लेते हैं सबसे पहले बेटे, यहां पर लेते हैं यानी शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादक, तो सबसे पहले लेवल पर यहां पर उत्पादक है। तो उत्पादकों की जो संख्या है या भार है या ऊर्जा है, यह हमेशा बेटे किससे ज्यादा रहेगी? तो यहां मैं ले लेता हूं, यहां पर यह शाकाहारी ले लेता हूं, यह शाकाहारी, और फिर यहां ले लेता हूं बेटे मैं मांसाहारी। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर ये तीन में, एक तो बेटे ये तो यहां पर उत्पादक है, और ये शाकाहारी जंतु, ये मांसाहारी जंतु है। अब आप इसमें संख्या, भार और ऊर्जा के रूप में बेटे संबंध स्थापित करो। तो यहां आप देख लो कि अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या, ऊर्जा और जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं। यानी मुख्यतः कैसे होते बेटे? सीधे होते हैं। केवल अपवाद स्वरूप ही कुछ जगह पर बेटे ये पिरामिड उल्टे होते हैं, लेकिन नॉर्मल ये हमेशा बेटे आधार से शीर्ष की ओर जाते हैं। तो आधार पर ये जो आधार है, ये आधार है, तो आधार पर ये चाहे संख्या हो या बेटे ऊर्जा हो या भार हो, ये हमेशा क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। और जो शीर्ष होगा बेटे, तो शीर्ष पर चाहे ऊर्जा हो या भार हो, और ये हमेशा क्या रहेंगे? न्यूनतम रहेंगे। तो बेटे यहां क्या बता रही है एनसीईआरटी कि यहां पर शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या, जैव मात्रा और ऊर्जा अधिक होती है। तो बेटे यहां देख लो ये उत्पादक है। अब उत्पादक की संख्या भी आप देख लो शाकाहारियों से ज्यादा रहेगी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैव भार देख लो तो ज्यादा रहेगा, ऊर्जा देख लो तो ज्यादा रहेगी। यहां तक क्लियर? फिर शाकाहारी पर आ जाओ बेटे, तो शाकाहारियों की जो संख्या है वह मांसाहारियों से पर्टिकुलर एरिया में, जैसे 1 किलोमीटर का एरिया ले लिया अपन ने, तो बेटे वहां पर अगर मान लेते हैं 1 लाख घास के पौधे हैं, तो बेटे वहां पर जो है 1000 रेबिट पाए जाएंगे। 1000 रेबिट है तो वहां पर बेटे 100 भेड़े पाए जाएंगे, और 100 भेड़े हैं तो वहां पर केवल 10 ही शेर पाए जाएंगे। तो कहने का मतलब पर्टिकुलर एरिया के अंदर उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी, फिर उससे कम बेटे शाकाहारी की होगी, और उससे कम मांसाहारी की होगी। तो ये तो संख्या वाला है। अब भार भी ले लीजिएगा, तो 1 लाख जो घास के पौधे हैं उनका वजन बेटे जो है क्या कहते हैं, वहां पर पाए जाने वाले 10,000 रेबिट से ज्यादा होगा। फिर 10,000 रेबिट का जो वजन है वो बेटे जो है क्या कहते हैं, उसके ऊपर पाए जाने वाले 1000 या 100 भेड़ियों से ज्यादा होगा। 100 भेड़ियों का वजन जो है वह 1 या 2 10 शेर से ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा तो बेटे उत्पादकों में सबसे ज्यादा, फिर शाकाहारी में कम, फिर मांसाहारी में कम। तो हमेशा देख लो कि यहां पर बेटे संख्या के रूप में, ऊर्जा के रूप में, जैव मात्रा के रूप में अधिकतर पिरामिड हमेशा आधार से शीर्ष की ओर जाते हैं, यानी सीधे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आधार पर उत्पादक होंगे, फिर उसके बाद में शाकाहारी, फिर उसके बाद में मांसाहारी। तो आधार पर जो उत्पादक होंगे इनकी संख्या, इनका भार और इनकी ऊर्जा शाकाहारियों से ज्यादा होगी बेटे। फिर अपन शाकाहारी पर आ जाएं तो शाकाहारियों का भार, इनकी संख्या, इनकी ऊर्जा मांसाहारियों से ज्यादा होगी, और मांसाहारियों की फिर कम होगी। तो यह हमेशा याद रखना है। और बेटे निम्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि बेटे यहां पर याद है ना 10% रूल, कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा के मान में कमी आएगी। तो सबसे निम्न पोषण स्तर जो है इस पर ऊर्जा हमेशा बेटे शीर्ष वाले या ऊपर वाले पोषण स्तर से ज्यादा होगी। तो यह भी आपको याद रखना है। तो यह अधिकतर बेटे ये सीधा बनता है। अब आगे देखते हैं बेटे अपन कि यहां पर यह पोषण रीति है। यहां आप देखिए ये पोषण रीति है, और ये पिरामिड यहां पर लिया है बेटे संख्या का पिरामिड, है ना, ये घास के मैदान का तंत्र का पिरामिड। तो ये पिरामिड कौन सा बेटे जो है यहाँ पर है सदस्यों की संख्या। तो ये कौन सा पिरामिड है? ये है संख्या का पिरामिड। तो यहां आप लिख लें बेटे घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र का
पिरामिड। ये पिरामिड कौन सा पिरामिड का संख्या पिरामिड, ये याद रखना बेटे। अब यहां देखो कि सबसे पहले ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है पीपी, यहां इनकी संख्या है 5,84,000 और जो है पहले जो भी 5,08,82,000। उसके बाद में बेटे संख्या फिर ये तो है उत्पादक, यानी यहां पर अपन ले लेते हैं पौधे, यानी प्राइमरी यानी ग्रासेज ले लेते हैं बेटे, पौधे ले लेते हैं। पौधे के बाद में यहां पर ले लेते हैं शाकाहारी जंतु, शाकाहारी। यहां पर ले लेते हैं बेटे प्रथम मांसाहारी, प्रथम मांसाहारी, और ये हो जाएगा यहां पर द्वितीय मांसाहारी, मांसाहारी। तो बेटे यहां पर ये हमारे पास में ये कौन सा लेवल है, यानी ये लेवल तो होगा बेटे T1, इस तरह से याद कर ले, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो यहां से बेटे अगर सीड्स मिलाएंगे तो यहां से सीड्स मिलाएंगे तो ये सीड्स बना, यानी ये पिरामिड कैसा है, तो संख्या का पिरामिड बेटे ये कौन सा वाला है, ये सीधा वाला है, सीधा पिरामिड। तो ये आपको याद रखना है कैसे बना, याद है ना कि बेटे बेटे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्राथमिक उत्पादक, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर आप देखेंगे पर्टिकुलर एरिया में तो पौधों की संख्या ज्यादा है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो बेटे शाकाहारी की संख्या और कम, फिर आप देखेंगे तो प्रथम मांसाहारियों की संख्या और कम, और फिर देखोगे टॉप कंज्यूमर की संख्या तो ये बहुत कम यहां पर आ रही है। तो जो ज्यादा होता है वह कहां पर आता है बेटे, आधार पर आता है, और जो कम होता है वह कहां पर आता है, सीड्स पर आता है। तो ये यहां पर घास के मैदान का जो संख्या पिरामिड है, ये पिरामिड कैसा है, सीधा है। तो देख लेना बेटे, बिल्कुल सिंपल सा है कि पोषण रीति, और ये है किसी घास में पाए जाने वाले इकोसिस्टम या फिर वहां के सदस्यों की संख्या। तो बेटे जो पौधे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, शाकाहारियों की संख्या और कम है, प्रथम मांसाहारियों की संख्या और कम है, और फिर जो द्वितीय मांसाहारी है उनकी संख्या और भी कम है। तो इस तरह से पहले से ट्रॉफिक लेवल से जब सीड्स की तरफ जाते हैं तो संख्या में कमी आती है। तो जो ज्यादा होता है वो हमेशा आधार पर रहता है, और जो कम होता है वो हमेशा सीड्स पर पाया जाता है। यहां तक क्लियर। तो ये तो था बेटे एक पिरामिड। आगे देखिएगा यहां पर पोषण रीति और सूक्ष्म भार का पिरामिड। तो ये पिरामिड सूक्ष्म भार का है, तो ये भी अपन याद कर ले बेटे, जैव मात्रा का पिरामिड। अब ये कहां का है, घास स्थल का, इसको भी मैं लिख लेता हूं, घास स्थल का जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड घास स्थल का। तो यहां पर बेटे ये हमारे पास में पहला लेवल है, ये यहां पर दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है और ये चौथा लेवल है। वही यहां पर बेटे पौधे होंगे, ये शाकाहारी जंतु, प्रथम मांसाहारी जंतु, द्वितीय मांसाहारी जंतु। जो पौधे होंगे उन्हें बेटे उत्पादक कहेंगे, और जो ये T2 प्राइमरी कंज्यूमर, T3 सेकेंडरी। याद रखना ये तो है बेटे यानी टोटल उत्पादक। ये T वाला कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये T3 वाला है सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये है बेटे टॉप कंज्यूमर। अब देखो बेटे वजन, ये केजी में है, तो इसका वजन 809 किलो है पर्टिकुलर एरिया में। फिर इसमें पाए जाने वाले का 37 ही रह गया, फिर 11 रह गया, और यहाँ 1.5 ही रह गया। तो अगर आप देखेंगे तो जो बेटे ऊपर चल रहे हैं अपन, तो ऊपर चलते तो वेट के मान में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। तो यहां पर भी आप देखिएगा तो इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा, इसी तरह से बनेगा, यानी यहां पर भी ये ग्राफ कैसा रहेगा बेटे, सीधा रहेगा। तो आप ये देख लो कि घास स्थल का पिरामिड, चाहे बेटे वह संख्या वाला हो या फिर वह जैव भार वाला हो, ये पिरामिड हमेशा कैसा है, ये पिरामिड हमेशा सीधा है। क्लियर, यानी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये यहां पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में बता रखा है बेटे, यानी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना जैव भार होगा। तो यहां आप देख ले कि बेटे यहां पर कि जो प्राइमरी उत्पादक हैं उनका जैव भार 809 किलो है। थोड़ा फिर अपन चलेंगे, उसी के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर का भार 37 किलो है, उसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता का भार 11 ही रह गया, और उच्च उपभोक्ता का भार कितना रह गया, 1.5 रह गया। तो जैसे जैसे अपन उत्पादकों से बेटे किस ओर जा रहे हैं,
टॉप कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वैसे उसके वजन में कमी आती जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आधार पर इनका भार ज्यादा रहेगा और शीर्ष पर इनका भार कम रहेगा। तो बेटे ये पिरामिड भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो घास स्थल का ये पिरामिड कैसा बना? सीधा बना। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? एक बार और देख ले, ये आपको समझना रहेगा कि अब अपन घास के किसका पिरामिड पढ़ रहे हैं? जैव भार का पिरामिड पढ़ रहे हैं। तो आपको बेटे एक एरिया फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरे जंगल पूरी पृथ्वी का अपन ले ले, यानी यहां पर जैसे केजी पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना बेटे। वजन अपन ने कैसे निकाला कि एक मीटर स्क्वायर एरिया में, है ना, एक मीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाला जो जैव है उनका भार कितना होगा। तो बेटे जो उत्पादक होंगे उनका भार 809 केजी बता रखा है। उसी एरिया के अंदर पाए जाने वाले जो शाकाहारी जीव होंगे उनका भार 37 केजी बता रखा है। उसी एरिया में पाए जाने वाले जो है मांसाहारी है, यानी प्राथमिक मतलब द्वितीय उपभोक्ता है, उसका भार बेटे 11 केजी होगा। और उसी एरिया में पाए जाने वाले तृतीय उपभोक्ता का जो भार होगा वह केवल 1.5 केजी होगा। तो बेटे जैव भार का जो पिरामिड है ये घास स्थल का पिरामिड है। तो ये घास स्थल का, अभी अपन ने उससे पहले क्या देखा था बेटे? घास स्थल का वह संख्या पिरामिड देखा था। वहां भी बेटे फिक्स एरिया लेना पड़ेगा आपको। तो उस एरिया में पहले जो है उत्पादकों की संख्या देखनी पड़ेगी, उसी एरिया में प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या, उसी एरिया में सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या, उसी एरिया में टर्सरी कंज्यूमर की संख्या। तो ये जो ग्राफ आप देखोगे तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, फिर धीरे धीरे बेटे ऊपर की तरफ संख्या कम होती जाएगी। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? सीधा बनेगा। यही घास स्थल का जो पिरामिड है, अब जैव भार का ले लीजिएगा। तो जैव भार का जो घास स्थल का पिरामिड है इसमें भी आपको एरिया फिक्स करना पड़ेगा बेटे। एरिया फिक्स करोगे तभी पिरामिड निकलेगा, याद रखना। तो यहां पर केजी पर मीटर स्क्वायर एरिया यहां पर बताया गया है। तो बेटे पर मीटर स्क्वायर के अंदर उत्पादकों की संख्या बता रखी है 809। उसी एरिया के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या 37, उसी एरिया के अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या 11, उसी एरिया के अंदर टॉप कंज्यूमर की संख्या जो है वो रह जाएगी बेटे वजन है यहां पर, संख्या नहीं है, कि उसी एरिया के अंदर वजन जो होगा उत्पादकों का 809 केजी, उसी एरिया के अंदर प्राथमिक कंज्यूमर का वजन 37 केजी, उसी एरिया के अंदर जो है बेटे द्वितीय उपभोक्ता मतलब जो है उसके संख्या 11 केजी, और टॉप कंज्यूमर की जो संख्या है मतलब जो भार है वो 1.5 केजी। तो इसका मतलब ये है कि आधार पर तो ज्यादा वजन है, शीर्ष पर कम है। तो बेटे ये पिरामिड भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो याद रख लेना, घास स्थल का पिरामिड का एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। तो घास स्थल का जो पिरामिड है वह संख्या वाला पिरामिड भी सीधा बनेगा, और बेटे जैव भार वाला पिरामिड भी सीधा बनेगा। अच्छा, ऊर्जा वाला मैं यहीं पे बता देता हूं बेटे। घास स्थल का ऊर्जा का पिरामिड भी सीधा बनेगा, क्योंकि बेटे उत्पादकों में सबसे ज्यादा ऊर्जा रहेगी, फिर उससे कम रहेगी बेटे ये जो है क्या कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर उससे कम रहेगी द्वितीय उपभोक्ता में, और सबसे कम रहेगी तृतीय उपभोक्ता में। तो घास स्थल का जो पिरामिड है ये तीनों, चाहे वो संख्या का पिरामिड हो, चाहे वो जैव भार का पिरामिड हो, चाहे वो ऊर्जा का पिरामिड हो, ये पिरामिड हमेशा बेटे सीधा बनेगा। तो घास स्थल का जो पिरामिड है ना, घास स्थल का ले लीजिएगा, वन स्थल का ले लीजिएगा, और है ना, तो ये घास और वन स्थल का जो पिरामिड है ये हमेशा सीधे रहने वाले हैं। चेंजेज कहां आएगा बेटे? एक तो वृक्ष के पिरामिड में चेंजेज आएगा, और एक जल के पिरामिड में चेंजेज आएगा। तो वृक्ष का इकोसिस्टम का पिरामिड किसी जगह पर सीधा, किसी जगह पर उल्टा बनेगा, और जलीय इकोसिस्टम का पिरामिड भी किसी जगह सीधा, किसी जगह उल्टा बनेगा। बाकी घास स्थल का पिरामिड और वन स्थल का जो पिरामिड होगा ये बेटे तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो ऊर्जा का पिरामिड हो, चाहे वो संख्या का पिरामिड हो, या चाहे वो भार का पिरामिड, तीनों जगह पर ये पिरामिड हमेशा सीधा ही बनने वाला है। क्लियर? तो ये था हमारे पास में, यानी घास स्थल का जैव भार पिरामिड।
तो घास स्थल का जीवभार पिरामिड ये केजी पर मीटर स्क्वायर एरिया में देखा गया है, एरिया फिक्स करना पड़ेगा। तो पर मीटर स्क्वायर एरिया में उत्पादकों के जो वजन है वो 809 केजी बताया गया है। उसी एरिया में प्राइमरी कंज्यूमर का बेटे 37 केजी बताया गया है। उसी एरिया में टर्सरी कंज्यूमर का जो टर्सरी यहाँ पर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है उसका वजन 11 केजी बताया गया है और टॉप कंज्यूमर का वजन 1.5 बताया गया है। तो कैसा बनेगा पिरामिड? सीधा बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जहां वजन ज्यादा, जहां संख्या ज्यादा, जहां ऊर्जा ज्यादा, वहां आधार बनेगा हमेशा। जहां संख्या कम, जहां जीवभार कम, जहां ऊर्जा कम, तो वो हमेशा क्या बनेगा? शीर्ष बनेगा। तो बेटे ये पिरामिड कैसा बना? यहां पर सीधा बना। क्लियर? तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटे अपन। तो ये पिरामिड यहां पर जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड। अब ये जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड कहां बनने वाला है? तो ये बनने वाला है बेटे, यानी इसको मैं पूरा बता देता हूं, जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड, और ये बनेगा जलीय इकोसिस्टम में। ये बनेगा जलीय इकोसिस्टम में। जलीय इकोसिस्टम में ये पिरामिड उल्टा बनेगा। अब यहां देखो बेटे, यहां आप देखना कि ये तो यहां पर फाइटोप्लैंक्टन से जल में, ये है फाइटोप्लैंक्टन्स। उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा जू प्लैंक्टन्स, यानी यहां आप देख लें बेटे, है ना। उसके बाद में फिर यहां पर स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश से ऊपर यहां पर आ जाएगी बेटे लार्ज फिश, लार्ज फिश। तो ये पिरामिड तो ऐसे आने वाला है। यहां समझो बेटे, यहां मैं समझ रहा हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेटे ये जलीय तंत्र का, ये तो आपको का डायग्राम में याद रखना, ये जलीय इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम। तो मैं आपको पहले भी जलीय इकोसिस्टम का जैवभार पिरामिड, जैवभार पिरामिड, जैवभार पिरामिड। तो जलीय इकोसिस्टम का जैवभार पिरामिड कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। बस ये याद कर लेना आप, तो है ना। अब याद कैसे करना है कि यहां से चलता हूं बेटे, तो यहां मैं ले रहा हूं पहले, यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर मैं ले रहा हूं बेटे जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स के मिले ले रहा हूं मैं स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, और इसके ऊपर यहां ले रहा हूं मैं लार्ज फिश। ये मैंने यहां पर लिख दिया। यहां पर बेटे याद रखना कि ये तो है पहला ट्रॉफिक लेवल, ये यहां पर है दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये यहां पर है तीसरा ट्रॉफिक लेवल, और ये यहां पर है चौथा ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? अब बच्चों मुझे बता दो, अगर मैं यही पिरामिड संख्या की बात करता तो संख्या में बेटे फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या ज्यादा होती, जू प्लैंक्टन्स की कम, छोटी मछलियों की कम, और सबसे कम होती बड़ी मछलियों की। लेकिन आप वजन की बात करो कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर बेटे शार्क मछली या वेल मछली है ना, अब उसका वजन तो टनों में होगा ना बेटे, तो बड़ी मछलियों का वजन ज्यादा होता है। तो आधार किधर बनेगा? आधार बनेगा ऊपर, और बेटे फिर ये पिरामिड ऐसे आएगा, इस तरह से ये पिरामिड बनेगा। ये याद कर लो कैसे, कि यहां पर जो बड़ी मछलियां हैं उनका वजन सबसे ज्यादा, फिर छोटी मछलियां उनका वजन और कम, जू प्लैंक्टन्स का वजन और कम। तो आप देख लो बेटे कि यहां पर ये पिरामिड कैसा बना? उल्टा बन गया। कहां का? जलीय इकोसिस्टम का या तालाब का जो बेटे जैवभार पिरामिड होगा ये उल्टा बनेगा। तो यहां तो मात्र 2 ही दे रखा है, ऐसे दे रखा है कि यहां ये भार है बेटे, ध्यान रखना जैव मात्रा, तो जैव मात्रा ये केजी में है, ये केजी, ये 4 केजी। जैसे मान लो फाइटोप्लैंक्टन से, तो ये उस एमएम, यानी यहां पर ये केजी मीटर स्क्वायर एरिया में बेटे ये वजन निकालते हैं, ध्यान रखना, जैसे अपन ने पहले देखा था। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का वजन तो 4 केजी बता रखा है, और प्राइमरी कंज्यूमर का वजन 21 केजी बता रखा है। इससे ऊपर अपन बेटे लेते यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर, तो मान लो 30 केजी, उसके ऊपर अगर अपन लेते टॉप कंज्यूमर तो उसका वजन 50 केजी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बेटे जो बड़ी मछलियां हैं उसका वजन ज्यादा, फिर छोटी मछलियों का वजन और कम, फिर जू प्लैंक्टन्स का वजन और कम, और फाइटोप्लैंक्टन्स का वजन और कम। तो बच्चों याद रखना है आपको कि ये जैव भार वाला पिरामिड है।
तो जल का जो जीवभार वाला पिरामिड है ये उल्टा बनेगा। लेकिन बेटे याद रखना, यही जलीय इकोसिस्टम का जो पिरामिड है, अगर ये संख्या वाला होता, ये ऊर्जा वाला होता, तो बेटे ये कैसा बनता, ये सीधा बनता। लेकिन जल का जो जीवभार वाला पिरामिड है, जल का जो बेटे एक तरह से जीव मात्रा वाला पिरामिड है, ये उल्टा बनता है। तो ये याद रखना है आपको कि बेटे जो जल का इकोसिस्टम पिरामिड है वो हमेशा उल्टा बनेगा। आप तो बना के देख लेना बेटे। शुरुआत कहां से करोगे जलीय इकोसिस्टम में, तो जलीय इकोसिस्टम में शुरुआत करना बेटे फाइटोप्लैंक्टन्स, इसके ऊपर जूप्लैंक्टन्स, फिर इसके ऊपर छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां। ये बनता है बेटे जल के इकोसिस्टम का पिरामिड, है ना। और घास स्थल का या वन स्थल का कैसे बनेगा, पहले घास, फिर बेटे जो है क्या कहते हैं रेबिट, फिर भेड़िया और फिर लोयन, यानी बेटे घास आएगी, उसके बाद में फिर बेटे आएंगे शाकाहारी जंतु, फिर प्रथम मांसाहारी जंतु, फिर द्वितीय मांसाहारी जंतु, ऐसे जमाना। अब अगर जल का आ जाए बेटे, तो जल में आप कैसे जमाओगे, पहले तो फाइटोप्लैंक्टन्स, बेटे ये सौपोषी होते हैं, ये एक प्रकार के पादप होते हैं छोटे छोटे, जिनमें हरित लवक पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये तो क्या होते हैं बेटे, यानी ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जो जंतु होंगे वो कहलाते हैं जूप्लैंक्टन्स, यानी जंतु पलवक। यहां तक क्लियर। जंतु पलवक को जो खाती है वो छोटी मछलियां खाती है, और छोटी मछलियों को कौन खाती है, बड़ी मछलियां। तो बेटे ये बनता है जलीय इकोसिस्टम। कैसे बना जलीय इकोसिस्टम, पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर उसके बाद में जूप्लैंक्टन्स, फिर छोटी मछलियां और फिर बड़ी मछलियां। अब बेटे अब संख्या की बात करोगे, तो संख्या में बेटे याद रखना कि पर्टिकुलर एरिया चुनना पड़ेगा आपको। तो पर्टिकुलर एरिया में फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या ज्यादा, फिर उससे कम जू, फिर उससे कम छोटी मछलियां, फिर उससे कम बड़ी मछलियां। तो बेटे ज्यादा कौन है, फाइटो, तो वहां आधार बन जाएगा। और सबसे कम कौन है, बड़ी मछलियां, तो वो शीर्ष बन जाएगा। तो यहां पिरामिड संख्या वाला कैसे बना, सीधा। अब वजन की बात कर लो बेटे, जमाओगे कैसे, वही सबसे पहले क्या लोगे, फाइटो, फिर जूप्लैंक्टन्स, फिर छोटी, फिर बड़ी। अब आप ये देखो कि वजन किसका ज्यादा, पर्टिकुलर एरिया में बड़ी मछली का, तो वहां आधार बना दो। तो आधार बेटे बड़ी मछली की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ, फिर उससे कम वजन, फिर उससे कम वजन, सबसे कम वजन किसका है, फाइटो, वहां क्या बनेगा, शीर्ष बनेगा। तो जिधर आधार बनेगा वो हिस्सा तो चौड़ा रहेगा, और जिधर शीर्ष बनेगा बेटे वो हिस्सा सकरा रहेगा। तो अब आप बताओ, बड़ी मछलियां ऊपर की तरफ है ना, तो वहां आधार बना, और फाइटोप्लैंक्टन्स कहां पर, नीचे की तरफ है, तो वहां पर शीर्ष बना। तो ये पिरामिड कैसा बन जाएगा, ये तो आधार और ये शीर्ष, यानी कैसा बनेगा बेटे, उल्टा बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जलीय इकोसिस्टम का जो जीवभार या जीव मात्रा पिरामिड है, यह पिरामिड कैसा रहेगा, यह पिरामिड उल्टा रहेगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं बेटे, अगला उस पर देखते हैं अपन। यहां पर यह है ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड। तो ये यहां पर आप देख लें कि ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड, और ये पिरामिड हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज सीधा। ये याद रखना बेटे कि ऊर्जा का जो पिरामिड है, चाहे वह किसी भी इकोसिस्टम का हो, किसी भी इकोसिस्टम का जो ऊर्जा का पिरामिड है, यह पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। यह पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा बेटे, ये याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। देखो बेटे कैसे, क्योंकि लिंडेमान का 10% रूल यह कहता है कि सूर्य से ऊर्जा सबसे पहले कौन ग्रहण करेंगे, उत्पादक। तो उत्पादकों में ऊर्जा सबसे ज्यादा रहेगी, 90% तो ये खुद यूज लेंगे, 10% ये ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कौन किस में जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर में। प्राइमरी कंज्यूमर भी 10% का 90 तो खुद यूज लेंगे, 10% फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ऊर्जा जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो ऊर्जा के मान की हानि होती है। तो हमेशा जो सबसे पहले ऊर्जा ग्रहण करेगा वहां पर ऊर्जा ज्यादा रहेगी, और बाद में जो ग्रहण करेगा वहां पर ऊर्जा कम रहेगी। तो इसका जो पिरामिड है, ऊर्जा का जो पिरामिड है, ऑलवेज सीधा होगा। देखो बेटे कैसे, कि यहां पर ये सूर्य की धूप के किलो कैलोरी के अंदर है बेटे यहां पर। तो ये यहां मेरे पास में उत्पादक हैं, यानी उत्पादक हैं बेटे T1, ये यहां पर ये T2 है, ये यहां पर T3 है, और यहां पर T4 है। अब यहां देखो बेटे कि ये जो यहां पर उत्पादक है, इनके अंदर अभी ऊर्जा है 10,000 जूल है।
T2 पर ऊर्जा है वह 1000, यानी यहां से इसका कितना परसेंट आगे बढ़ा बेटे, केवल 10% आगे बढ़ा। इसका यहां पर कितना परसेंट आगे बढ़ा, 10% आगे बढ़ा। इसका कितना परसेंट आगे बढ़ा, तो केवल 10%। लेकिन हर ट्रॉफिक लेवल पर बेटे 90% खर्च हो गई। यहां भी इसका 90% खर्च हो गया, यहां पर इसका 90% खर्च, और यहां पर भी इसका 90% खर्च। आप देखो 10,000 का है ना 10% कितना हुआ बेटे, 1000। 1000 का 10% होता है 100, और 100 का 10% होता है 10। तो आप यहां साफ देख रहे होंगे कि जब ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। बाकी यहां देखो बेटे, यानी 9000 के लगभग तो यहां पर ये यूज आ गई। यानी यहां पर आप देखेंगे तो इसका 10% कितना हो गया बेटे, यानी 9000। तो 9000 तो यहां पर काम आ गए। उसके बाद में बेटे इस 1000 का 90% कितना हो गया, यानी 900 ये यहां काम आ गए, और 900 का या 90 ये यहां पर काम आ गए। तो आप ये देख लो बेटे कि पहले तो 9000 यहां पर काम आ गए। यानी कहने का मतलब आप ये याद रखिएगा कि जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रही है, 10,000 अपन ने कहां पर लगाई इसको, यानी T1 पर, उत्पादकों पर। 10,000 में से 9,000 तो पौधों ने काम में ले ली, और उसका 10% यानी 1,000 अगले लेवल पर ट्रांसफर कर दिया। अब बेटे अगला लेवल आ गया T2, दूसरा ट्रॉफिक लेवल। तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल ने क्या किया बेटे कि 1,000 में से 900 तो खुद ने यूज ले ली, और उसका 10% यानी 100 जूल आगे की ओर ट्रांसफर करी। अब आगे ये कहां पर आ गया बेटे, T3 पर। तो T3 वाले ने 100 में से 90 जूल तो खुद ने यूज ले ली, और 10 को आगे बढ़ा दिया। तो T4 को कितने जूल मिली, 10 जूल। जबकि पौधों के अंदर ये एनर्जी कितनी आई थी, 10,000 जूल आई थी बेटे। तो इस तरह से याद रखना है। तो अब आधार पर बेटे ये पिरामिड हमेशा इस तरह से जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको देखना है कि आधार पर बेटे हमेशा एनर्जी ज्यादा रहेगी और शीर्ष पर एनर्जी कम रहेगी। तो ये पिरामिड भी हमेशा कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये पिरामिड सीधे बनेंगे। क्लियर। और वृक्ष का पिरामिड में आपको बता देता हूं बेटे। नेक्स्ट आता है बेटे समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड प्राय उल्टे होते हैं। तो ये देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि समुद्र हो या जल हो, यहां पर बेटे आप जलीय ले सकते हैं, चाहे वह समुद्री हो या बेटे जो है तालाब हो। जल का जो इकोसिस्टम होता है वह हमेशा पिरामिड उल्टे होते हैं। तो याद कर लेना, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा फाइटोप्लैंक्टन्स की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो याद रखना बेटे कि जल का जो इकोसिस्टम है, यानी जो जल या जलीय जो इकोसिस्टम है, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि यह हमेशा कैसे बनने वाले हैं, यह हमेशा उल्टे बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मछलियों का जो वजन होता है ना बेटे, वह फाइटोप्लैंक्टन्स की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये तो क्लियर हो गया आपके पास में। ऊर्जा के पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे याद रखना, हमेशा खड़ी अवस्था में ही होता है। यानी पिरामिड कैसा होता है बेटे, सीधा होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया, ध्यान रखना कि जो ऊर्जा का पिरामिड है, ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, ये उल्टा कभी भी नहीं बन सकता, याद रखना। या कभी ऐसा हो सकता है क्या बेटे कि उत्पादकों की ऊर्जा कम हो जाए और जो है टॉप कंज्यूमर की ऊर्जा ज्यादा हो जाए, जबकि ऊर्जा का फ्लो तो यूनिडायरेक्शनल होता है, और जब भी ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है तो इसके मान में कमी आती है। तो हमेशा याद कर लीजिएगा कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो बेटे यहां याद करना है कि ऊर्जा पिरामिड खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना? 10%, है ना। 10% ऊर्जा का लॉस होता है बेटे, है ना। इसको लिंडेमान का 10% रूल कहते हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, एक बार फिर पढ़ लो, कोई रटने की जरूरत नहीं है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, ये उल्टा नहीं हो सकता। कारण क्या है बेटे? क्योंकि ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से उससे अगले पोषण स्तर पर पहुंचती है तो ऊष्मा के रूप में कुछ मात्रा में ऊर्जा का ह्रास होता है। मात्र 10% ऊर्जा ही बेटे अगले पोषण स्तर पर पहुंचती है, 90% ऊर्जा का वहां पर लॉस होता है। यहां तक क्लियर? यानी 10% ऊर्जा का स्थानांतरण,
स्थानांतरण। तो यहां पर जो है पिरामिड में वह 10% ऊर्जा का एक लेवल से दूसरे लेवल पर बेटे स्थानांतरण होता है। तो जब भी ऊर्जा एक लेवल से दूसरे ऊपर वाले पोषण स्तर पर जाएगी तो 90% एनर्जी का लॉस होते हुए जाएगी, मात्र केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा। तो हमेशा जो है क्या कहते हैं, निचले पोषण स्तर पर ऊर्जा ज्यादा रहेगी और ऊपरी पोषण स्तर पर ऊर्जा कम रहेगी। यहां तक भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ो बेटे कि पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेश भी होता है जो कि 2 या अधिक भोजन स्तरों से संबंधित होती है। तो यह भी आपको याद रखना है बेटे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि चिड़िया है, अब चिड़िया जो है बेटे वह फलों भी खाती है, बीज भी खाती है। वही चिड़िया बेटे आगे चलकर कीट पतंगे केचुए भी खाती है। तो पोषण स्तर बदल गया ना। जब वह अगर चिड़िया बेटे फलों को खाएगी और बीजों को खाएगी तो वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगी, उसका पोषण स्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। वही चिड़िया बेटे अगर कीटों को खाएगी, है ना, कीट पतंगों को खाएगी तो बेटे वह कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता, तो उसका पोषण स्तर होगा द्वितीय उपभोक्ता। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। एक बेटे मैं वृक्ष का पिरामिड बता देता हूं, क्योंकि यह भी क्वेश्चन अधिकतर आता है। वृक्ष का पिरामिड, वृक्ष का पिरामिड। अब वृक्ष का पिरामिड में मैं 2 तरह का बताता हूं। एक तो बेटे इसका संख्या वाला बताता हूं और एक मैं इसका जैव भार वाला बताता हूं। जैव भार वाला। अब संख्या वाला देखना बेटे, यानी यहां पर देख लो आप, तो यहां देखना बेटे कि यहां मैं लिख रहा हूं, इधर देखिएगा, इस जगह पर मैं लिख रहा हूं यहां पर वृक्ष। ये वृक्ष पर कौन होंगे बेटे? पक्षी, है ना, वृक्ष पर पक्षी, और पक्षी पर होंगे यहां पर परजीवी। अब बेटे ये मैंने यहां पर बता दिए, क्लियर। अब सबसे पहले संख्या वाला देखो आप, तो संख्या की बात करेंगे तो संख्या सबसे ज्यादा परजीवी की होगी या वृक्ष की होगी? भाई एक वृक्ष पर बेटे 10 पंछी है, यानी ऐसे याद रखना कि यहां पर वृक्ष 1 है, ये इधर ले लेता हूं बेटे, ये वृक्ष 1 है ना, पक्षी इस पर मान लेते हैं 10 है, और बेटे परजीवी इस पर 1000 है। तो अब बेटे यहां पर संख्या किसकी ज्यादा हो गई? परजीवी की। तो जहां ज्यादा वहां आधार बनेगा और फिर इस तरह से ये आएगा। तो बेटे यहां देख लो कि संख्या का पिरामिड इसका कैसा होने वाला है? उल्टा। संख्या का पिरामिड इसका कैसा रहा? उल्टा रहा। तो ये ध्यान रखना, ये तो है संख्या का पिरामिड। अब मैं लेता हूं बेटे भार का पिरामिड। तो भार का पिरामिड इस तरह से देख लीजिएगा कि यहां पर मैं ले रहा हूं भार का पिरामिड। तो मान लेते हैं कि बेटे वृक्ष का वजन है यहां पर जो है वह है 100 kg, ये 100 kg, और पक्षियों का जिस पर होते हैं उनका टोटल वजन है मान लेते हैं ये 10 kg, और जो परजीवी हैं उनका वजन मान लेते हैं 1 ग्राम। अब आप देख लें कि यहां पर वजन किसका ज्यादा? तो बेटे वृक्ष का ज्यादा। तो फिर वृक्ष में यहां पे ऐसे बनेगा और ये पिरामिड इस तरह से बन जाएगा। तो याद रखना बेटे कि यहां पर ये वाला तो पिरामिड है कौन सा? जैव भार वाला पिरामिड, जैव भार। और ये वाला पिरामिड कौन सा है? यानी संख्या का। तो दोनों आप याद कर लें कि जो वृक्ष का पिरामिड है, वृक्ष का पिरामिड संख्या वाला बेटे जो मैंने येलो कलर से बना रखा है, तो संख्या वाला पिरामिड तो वृक्ष का कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा, याद रखना। लेकिन यही वृक्ष का पिरामिड अगर भार के रूप में देखोगे, जैव भार के रूप में देखोगे, तो जैव भार के रूप में ये पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो याद रखना बेटे कि यहां पर जैव भार का पिरामिड यहां पर कैसा बनेगा? सीधा, और जबकि संख्या का पिरामिड यहां पर कैसा बनेगा? उल्टा, और जैव भार के रूप में यह पिरामिड बनेगा सीधा। तो इस तरह से ये 2 पिरामिड अधिकतर पूछे जाते हैं। एक तो बेटे पूछा जाएगा कि जलीय इकोसिस्टम का पिरामिड। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जलीय इकोसिस्टम का जो पिरामिड है यह संख्या के रूप में तो बेटे सीधा बनेगा, लेकिन भार के रूप में यह पिरामिड उल्टा बनेगा। यही एक वृक्ष का पिरामिड आप याद कर लीजिएगा कि जो वृक्ष का पिरामिड है वह संख्या के रूप में तो बेटे उल्टा बनेगा और भार के रूप में वह पिरामिड सीधा बनेगा। लेकिन जो ऊर्जा वाला पिरामिड है, फिर मेरे कोई सा भी इकोसिस्टम ले लो बेटे, तो कोई से भी इकोसिस्टम का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? यानी सीधा ही बनेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का पिरामिड है, ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही रहने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों?
तो ये टॉपिक था बेटे आज का हमारा, यानी पारिस्थितिकी पिरामिड। आई होप बेटे थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा और बेटे मेहनत करोगे तो सब चीज समझ में भी आएगी। लेकिन यहां आपको थोड़ा समझने की ज्यादा जरूरत है। कॉपी पेन लेकर आप इसको रीड करिएगा और ये समझिएगा कि कहां कहां पिरामिड सीधे बनते हैं और कहां कहां पर पिरामिड उल्टे बनते हैं। तो ये यहां आपको याद करना है और इसको समझ के पढ़ना है। तो इसी के साथ में बेटे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पढ़िए बेटे, ध्यान से पढ़िएगा और अपने टारगेट को अचीव करने की हमेशा कोशिश करते रहिएगा। ये समझिएगा बेटे कि जिस समय आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो उस समय वो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा जो आपकी जगह पर सिलेक्शन लेगा। तो बेटे ये तो आपको ही पता है, बिना मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है। केवल अपन सोचे कि हाँ अपन ये कर ले, अपन वो कर ले, तो बेटे ऐसा कुछ नहीं होगा। करके दिखाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर अपन अपने सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे, समझ के पढ़ें। ये शुरुआत है, आगे बहुत लंबे समय आगे सफर तक तय करना है बेटे अपन को। तो अभी से मेहनत की अच्छी तरह से करें, ठीक है बेटे। ओके, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।